नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। ससुराल की पहली सुबह खुशी की नींद खुलते ही घड़ी पर नजर गई। सुबह के 7 बज रहे थे। खुशी हड़बड़ा कर उठी, ये सोचते हुए कि कितनी देर हो गई है और ना जाने सब क्या सोचेंगे कि एक ही रात तो काटी थी उस नए घर में, और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ते हुए मैना को किसी ने हीरे के हार का प्रलोभन देकर पिंजरे में कैद कर दिया हो। खुशी फ्रेश होकर एवं नहाने के बाद पूजा रूम में जाकर पूजा की और अपने लिए, मायका और ससुराल वालों के लिए सलामती की दुआ की। ये सब करते हुए उसे 8 बज गए थे। फिर उसने रसोई घर का रुख किया तो देखा रसोई घर में सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। उसने सोचा शायद काम वाली आज छुट्टी ले ली हो। फिर सारा बर्तन उसने खुद ही धो डाला और फिर नाश्ते के लिए हलवा बनाने लगी। उसने बड़े प्यार से हलवा बनाया और कुछ फल काटे और उनको ट्रे में अच्छे से सजा दिया। फिर नाश्ता का ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल के पास गई तो टेबल पर पहले से ही खुशी की सासू माँ मीना देवी, ससुर महेंद्र और ननंद वंदना बैठी हुई थीं। पति नीरज नहीं दिख रहे थे। खुशी, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग वंदना जी। अभी खुशी कुछ कह ही रही थी तब सासू माँ का ट्रेलर चालू हो गया। मीना देवी, देख लो महारानी जी को पहले ही दिन हाल ये है। जब बेटा ड्यूटी चला गया तो नाश्ता लेकर आ रही हैं। जब पहले दिन का ये हाल है तो बाकी दिन क्या करेंगी ये। महेंद्र, बहू पहला दिन है इसीलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। कल से ऐसा नहीं चलेगा। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 2 बजे लंच और रात्रि 8 बजे डिनर, ये तीनों समय से ही मिल जाने चाहिए। तुम्हारे बाप ने तो ज़्यादा पैसे दिए नहीं तो नौकरानी को पैसा कहाँ से देंगे, इसीलिए उसे काम से हटा दिए हैं। अब घर का सारा काम तुम्हें ही करना है, समझी। खुशी ससुराल में अपनी पहली सुबह सास ससुर का ऐसा बर्ताव देखकर अंदर तक हिल गई और उसके हाथ से नाश्ते की ट्रे गिर गई। ए देखो कुलच्छणी कहीं की, पूरा दिन खराब कर दी। आज हमको कह रहे थे नीरज के पापा ये लड़की बहुत तेज है, लेकिन तुम तो जल्दी ही जैसे नीरज की शादी ही नहीं होती, ऊपर से कुछ लाई तक नहीं है ये। झेलो अब तुम्हें ही इसको। इतना सुनाते हुए मीना देवी अपने कमरे में चली गई। खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने कमरे में गई। दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सहारे ही फर्श पर बैठ गई। पलकों से आंसुओं धारा बहने लगीं। आंसुओं की बूंदें पलकों से निकलकर गालों को भिगोती हुई फिर अधरों को चूमकर खुशी के कपड़ों पर गिरने लगीं और उसे भिगोने लगीं। वो उस घर में थी जहाँ खुशियाँ कोसों दूर थीं। वह उस घर में थी जहाँ से चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। हंसना तो बहुत दूर की बात थी। खुशी अपने धड़कन में हो रहे असहनीय पीड़ा को साफ साफ महसूस कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही पड़ी रही। फिर खुशी की ननद वंदना दरवाज़ा खटखटाती है। वंदना भाभी दरवाज़ा खोलिए जल्दी। खुशी उठकर आंसू पोंछती है फिर दरवाज़ा खोल देती है। वंदना भाभी रोने से काम नहीं चलेगा। देखिए मम्मी बहुत गुस्सा हैं, नाश्ता तो गिरा दी आप, अब जल्दी से कुछ बना दीजिए वरना वो गुस्सा करेंगी। खुशी बिना कुछ बोले रसोई में पुनः चली गई और फिर से हलवा बनाने लगी। हलवा बनाते हुए वो सोचती है कि कितना फूटा नसीब है मेरा। इस घर में सबके सब एक जैसे ही हैं, मैं कैसे रह पाऊंगी इस घर में। हलवा बनने के बाद उसे फिर से ट्रे में सजाती और साथ में कटे हुए फल भी रखती है। फिर से डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रखती है। तभी वंदना आवाज़ लगाती है, भाभी अब मम्मी पापा टेबल पर नहीं आएंगे, आप उनके कमरे में पहुंचा दीजिए। वंदना सास ससुर के कमरे में जाती है। कमरे के पास पहुंचते ही दरवाज़ा खुला मिलता है और अंदर से सास ससुर के ठहाकों को बड़े आसानी से सुन सकती है।
और तभी मीना देवी की आवाज़ को ध्यान से सुनती है। अच्छा मजा चखाया फाली को, जब तक उसके बाप दहेज के 10 लाख रुपए नहीं दे देते इसको जिंदा ही मार देंगे हम। महेंद्र, अरे अब इतना मत फताना उसे कि कहीं खुद को मार ना ले, नहीं तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी बुढ़ापे में। मीना देवी, तुम ना ज़्यादा ज्ञान ना दो हमको, अपनी ज्ञान अपने पास रखो। ये सब सुन के खुशी के पलकें फिर से भीग गईं। फिर भी खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाकर अंदर प्रवेश की और नाश्ता रखकर वापस अपने कमरे में चली आई। एक ही सुबह में उसे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका जीवन भी बदलता है। और जब आप इस तरह के दानवों के घर में आते हैं तो फिर जीना ही अभिशाप लगता है। मायका का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें रह गई थीं। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों विदाई के समय सब उसे गले लगाकर रो रहे थे। असल में उससे दूर होने का एहसास तो सबको ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच में उन्होंने खुशी को इतने साल तक दूर रखा है वो खुशी के सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ और अब दिन नहीं छुपेगा, उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया तो एक परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और खुशी के पराये होने का मर्म मानते हैं, सिवाय खुशी के, इसीलिए सब रो रहे थे जैसे खुशी डोली में नहीं अर्थी में जा रही है। आज उसे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब उसे इस नरक में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कि दिन दोपहर की में खुशी सबके लिए खाना बनाई। खाना बनाते समय खुशी घर की यादों में खोई हुई थी और उसकी वजह से कुकर की सीटी को पलटे से हटाने की बजाय हाथ से ही हटाने लगी, जिससे उसका हाथ जल गया। जलने के दर्द से उसके ज़बान पर अनायास ही मम्मी का नाम आ गया, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी कहाँ। सबको खिलाने के बाद खुशी जूठे बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर मम्मी का फ़ोन आया। खुशी, हाँ मम्मी प्रणाम। मम्मी खुश रहो बेटा, कैसी हो? खुशी, बढ़िया हूँ माँ, आप लोग की याद आ रही है। मम्मी, याद तो आएगी ही ना बेटा। अच्छा तो बताओ कुछ खाई कि नहीं? खुशी नम आँखों से, हाँ माँ काफ़ी कुछ खाई हूँ, पेट भरा हुआ है। मम्मी झूठ तो नहीं बोल रही है? खुशी, नहीं माँ, आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। मम्मी कहती हैं, अच्छा सास ससुर कैसे हैं, उनका बर्ताव अच्छा है? खुशी, बहुत अच्छे हैं माँ, सब सब बेटी की तरह मानते हैं मुझे, तुम चिंता ना करो खुशी। तभी खुशी की सासू माँ खुशी को आवाज़ देती हैं, खुशी, माँ आपसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। खुशी सासू माँ से, हाँ माँ जी बोलिए। मीना देवी, देखो बहू, आज शाम में मेरी बहन आ रही हैं अपने बच्चों एवं उनके साथ। उनके घर में भी शादी की थी, इसीलिए नहीं आ पाई थी तुम्हारी शादी में। तो शाम की तैयारी कर लो अच्छे से और रात में कुछ अच्छा बनाना खाने में। खुशी, ठीक है माँ जी। खुशी फिर बाकी बचे बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धो रही थी कि अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे तैसे बर्तन का काम खत्म करके कमरे में चली। असहनीय दर्द था, खुशी ना बैठ सकती थी और ना ही सो सकती थी।
हाथों को पेट पर फैलाकर दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी किसकी मदद लें, किसे बताएं। फिर वह नीरज को कॉल करती है। नीरज भी उसी स्तर का है जिस स्तर के उसके परिवार वाले हैं। सुबह का नाश्ता न मिलने से वह खुशी से नाराज और फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसे पापा की दी हुई फर्स्ट एड बॉक्स की याद आई। फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें कुछ दवाएं मिली जिससे पेट दर्द की दवा थी। खुशी उसे खा ली और आधे घंटे बाद उसे दर्द से राहत मिल गया। दरअसल खुशी के पापा विनोद मिडिल क्लास टीचर थे। मम्मी निर्मला गृहिणी तथा छोटा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। खुशी बीकॉम की हुई थी। बड़े से लाड़ प्यार से दोनों बच्चों का पालन पोषण हुआ था। एक सामान्य वेतन से घर और बच्चों की का खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऊपर से खुशी की शादी की चिंता। विनोद अपनी मेहनत की कमाई से बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए खुशी की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। लेकिन आजकल की शादियां 5 लाख में होती कहाँ हैं। खुशी की शादी के लिए अच्छे वर की तलाश में विनोद कई जगह भटके। हालांकि खुशी सुंदर थी, लेकिन हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा दहेज लेने की है। विनोद जितनी जगह गए दहेज की मांग उतनी ज़्यादा ही, जो उनके बस से बाहर बात थी। जो सरकारी नौकरी में था उसे सबसे ज़्यादा दहेज चाहिए था। जो प्राइवेट नौकरी करता था उसकी भी डिमांड कम नहीं थी। और यही हाल बिजनेस करने वालों का था। विनोद को लगने लगा कि इतने कम पैसों में शादी होनी मुश्किल है। इन सब बातों से तंग आकर अब वह ये सोच रहा था कि शादी चाहे कितने पैसों में हो, वो जैसे जुटाएगा, चाहे कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। उसे महेंद्र के बेटे नीरज के बारे में पता चला, जो सरकारी बाबू था। महेंद्र सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। महेंद्र और नीरज के बारे में पता चला वो लोग बहुत संभ्रांत और सभ्य लोग हैं। समाज में उनकी बड़ी इज्जत है और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी है। विनोद खुशी के लिए महेंद्र से बात करने लगे। महेंद्र को भी लड़की अच्छी लगी, लेकिन उनको विनोद से 10 लाख रुपए, कुछ आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छे से बारात की व्यवस्था सहित आदि बहुत सारे सामानों की मांग रख दी थी। विनोद ने घर पर निर्मला के साथ खूब खर्चा, रिश्तेदारों से भी सलाह ली। कुछ ने कहा लालची हैं क्या पता शादी के बाद उनका बर्ताव सही नहीं हो। कुछ ने कहा आजकल कौन लालची नहीं होता, सब लोग दहेज लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका शादी बाद बर्ताव अच्छा नहीं होगा। काफी माथापच्ची के बाद विनोद शादी को राजी हो गया। विनोद ने गणना की कि इन सब में कुल खर्च लगभग 20 लाख हो रहे हैं। विनोद ने बैंक से बात की तो बैंक उसे 10 लाख रुपए कर्ज देने पर राजी हो गया। उसने बैंक से कर्ज ले ली। अब उनके पास कुल 15 लाख रुपए और 5 लाख उनमें अपने भविष्य निर्वहन निधि खाते से निकाला। कुल 20 लाख रुपए जुट गए। शादी के दिन तय हो गए, कार्ड भी छप गया। पूरी तैयारी जोरों से चल रही थी। तभी तिलक के 1 हफ्ते पहले महेंद्र का फोन आया। लड़के का शौक है एक 4 व्हीलर की और व्यवस्था की जाए। लड़का अकेला है, एक बार शादी होगी उसकी। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मिन्नतें करते रह गया, लेकिन महेंद्र ने एक नहीं सुनी। विनोद ने जब घर में बताया तो निर्मला का रक्तचाप ही बढ़ गया। शादी सर पर थी और अब 10 लाख की गाड़ी की व्यवस्था कैसे करें। फिर वह सोचा क्यों ना गांव की खेती वाली जमीन बेच दी जाए। उसकी कीमत 7 से 8 लाख होगी और कहीं से जुटाकर 10 लाख हो जाएगा। फिर विनोद ने महेंद्र से बात की। वह 4 व्हीलर दे रहा है, लेकिन 10 लाख शादी के 2 या 3 महीने बाद दे पाएगा। थोड़ा समय चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और अगली कहानी में जानेंगे कि ये शादी हो पाई या नहीं हो पाई। तब तक के लिए बाय बाय।